हेलो। हेलो बच्चों, एक बार टैली कर देना यार कमेंट सेक्शन में कि आवाज़ मेरी आ रही है नहीं आ रही है। सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम में आप मेरी वीडियो देख रहे हो। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। होप कि आप सभी लोग फाइन होंगे। और एक और होप कि आपने मेरी बेसिक मैथमेटिकल टूल पार्ट 6 मतलब इसकी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस करा था और थोड़ा बहुत या फिर ऑलमोस्ट पार्ट कर लिया था किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, और कुछ उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स या फिर न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो होप है यार कि आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा और आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी होप के साथ आपके सामने एक और नई वीडियो लाया हूँ, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जब आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जाता है। वैसे तो बहुत ईजी सा फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का, पर हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट भी और जगह जगह पे यूज़ भी होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी क्वेश्चन मैं करा रहा था तो मैं उसको ट्राई कर रहा था कि मैग्नीट्यूड से करूँ। क्यों करूँ मैग्नीट्यूड से? क्योंकि बहुत इजी हो जाते हैं ना क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसीलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कहाँ पे? वेक्टर के टाइम पे। इस वीडियो में मैग्नीट्यूड कवर करने वाले हैं और डायरेक्शन कोसाइंस कवर करने वाले हैं। मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिया था उसके रिगार्डिंग की नाइन्थ का बच्चा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में ज़्यादा फोकस करे, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस अगर वो छोड़ भी देता है, स्किप भी कर देता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्शन कोसाइंस नाइन्थ लेवल के रिगार्डिंग। ओके, अगर कोई 11th में पढ़ रहा है बच्चा या फिर कोई 12th में पढ़ रहा है बच्चा मेरी वीडियो से, तो उसको जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइंस दोनों देखने की आपको ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ से भाग नहीं सकते, आपको कभी ना कभी डायरेक्शन कोसाइंस पकड़ लिया जाएगा। अगर 11th का बच्चा है पर्टिकुलर, तो मैथ्स में वैसे 12th में है डायरेक्शन कोसाइंस, पर आप 11th में पढ़ लोगे तो थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं यार मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो पहले यार वही मेरा जो बेसिक रहता है हर वीडियो में, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपने जो पॉजिटिव कमेंट कर रखे हो मेरे लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाए, और बहुत अच्छा लगा कि यार जब आप पॉजिटिव इम्पैक्ट कमेंट करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा कंटेंट लाने की मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो यार, और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। और शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। एक पेन और एक अपनी नोटबुक जिसमें आप अभी तक बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की जो प्लेलिस्ट है उसके नोट्स बनाते हुए आ रहे हैं, वेक्टर के नोट्स उसी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, होप कि आपने वो नोटबुक बनाई होगी। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है रियल लाइफ में, सोचो हमें मैग्नीट्यूड क्या देता है। बेसिकली मैग्नीट्यूड एक तरीके का डिस्टेंस का काम भी करता है, लेंथ भी बता देता है, साइज भी बता देता है, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमें क्या क्या बताता है? लेंथ बताता है, साइज बता देता है, नेगेटिव नहीं होता है, और इतनी सारी चीज़ें जो हमें मैग्नीट्यूड बता सकता है। बेसिकली तीन चार चीज़ें हैं जिससे हमें मैग्नीट्यूड हमें तीन चार चीज़ें बताता है। लेंथ, साइज, वो चीज़ आपकी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब बात थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्चुअली में है क्या भैया। कि कोई चीज़ तो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसकी डेफिनेशन तो होगी। बिल्कुल है, डेफिनेशन डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो मेरे साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, आराम आराम से लिखना, समझ समझ के लिखना। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट, कमेंट करना यार अगर राइटिंग गंदी हो रही होगी तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगा सही करने की। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू इट्स साइज, टू इट्स साइज और लेंथ, और लेंथ इन अ गिवन स्पेस। गिवन स्पेस मतलब कोई भी वेक्टर का स्पेस ले लिया, उसमें इसके लाइन या फिर साइज को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर। दर्शाते कैसे हैं इसको? इट इज़ शोन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाएंगे? शोन बाय इज शोन बाय इस तरीके से कुछ शो होता है। सर ये बाहर से क्या लगा दिया आपने? ये कुछ नहीं है, बस इसका साइन है, चुपचाप से इसको याद रख लो। वैसे मॉड फंक्शन होता है, अब क्यों होता है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, मैथ्स नहीं पढ़ानी यार मेरे को यहाँ पे कोई। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को किससे दिखाते हैं आप? ऐसे दोनों तरफ मॉड और ए वेक्टर। ठीक हो गया। अब थोड़ी और बात करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में कि किसी भी कोई भी चीज़ आपको गिवन होगी तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे। बहुत ही इजी तरीका है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ बस देखते रहिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम क्लियर कट बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिजोल्यूशन का खेल पकड़ूंगा आपकी, इसलिए 2D रिजोल्यूशन थोड़ा सा खेल में यहाँ पर रोल में आएगा। ये मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मेरे पास कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप। बहुत बढ़िया, आपको याद है,
अगर चीज़ें याद हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये याद था आपको कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, तो आप सही पढ़ रहे हैं। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है प्यारे बच्चों, जे कैप होता है। बहुत बढ़िया सर, ये तो हमें पता था, ये आप क्या बता रहे हैं। और मान लो ये मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, ये मान लो मेरे पास एक वेक्टर है जिसके इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है आर, और वेक्टर कौन सा है, आर वेक्टर है, बेसिकली आर वेक्टर है, ठीक है। और मान लो अगर वाई डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, वाई, और ये डिस्टेंस कितनी होगी प्यारे बच्चों, मेरी एक्स होगी। क्योंकि यार ये डिस्टेंस वाई रहेगी ना, तो ये डिस्टेंस भी तो वाई हो जाएगी। ठीक हो गया, ओके, ये डिस्टेंस वाई हो जाएगी, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, एक्स, क्योंकि एक्स एक्स एक्सेस से डिस्टेंस होती है और वाई वाई एक्सेस से डिस्टेंस होती है। बहुत बढ़िया सर, ये हमें समझ में आ गया। अब मैंने बताया था कि आपको आर के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, एक कंपोनेंट होता है इसका एक्स एक्सेस में, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, आर एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आर कॉस थीटा, आर कॉस ऑफ थीटा। और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर वाई एक्सिस में आर वाई, जिसको हम लिख देते हैं आर साइन ऑफ थीटा। ओके सर, ये क्या बता रहे हो आप, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके आगे का बियॉन्ड का बात करते हैं। अगर मेरे को आर वेक्टर को लिखना हो इन दोनों के सम के बराबर, आर इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर कॉस ऑफ थीटा। आगे से आर कॉस थीटा की जो आती है वो आती है डायरेक्शन, किस एक्सिस में है, आई कैप। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ गया। थोड़ा सा फील दूँ, आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था कि आई कैप रिप्रेजेंट करता है या फिर यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मेरे पास एक एक्स एक्सिस थी, ये कौन सी एक्सिस थी मेरे पास, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, यूनिट वेक्टर आई कैप। वैसे आर कॉस थीटा भी क्या है, एक एक्स एक्सिस का वो तो है, कंपोनेंट तो है, आर एक्स बेसिकली इज द कंपोनेंट ऑफ एन यूनिट वेक्टर आर इन एक्स एक्सिस। इंग्लिश में हो गया, आर वेक्टर जो आर एक्स जो है वो मेरा एक कंपोनेंट है किसका, आर वेक्टर का, कौन सी एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। अब इसकी डायरेक्शन भी वही तो होगी जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी। क्या है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, आर कॉस थीटा आई कैप। सेम वाई के लिए भी लिखो, अपने आप से लिखना, प्लस आर साइन थीटा जे कैप। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब मैं देखना, अब मैं आर को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। सर आप लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि आपने क्या करा, आर कॉस थीटा की जगह आर एक्स रिप्लेस कर दिया, और आर वाई की जगह क्या रिप्लेस कर दिया सर आपने, आर वाई की जगह, आर यहाँ पर साइन थीटा था तो आपने आर साइन थीटा की जगह आर वाई लिख दिया। सर हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि हमने आपकी वीडियोस देख रखी है। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या करता हूँ, मैं इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करता हूँ। ओके सर, निकालो मैग्नीट्यूड, हम भी देखें आप कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ये मेरे पास आर वेक्टर गिवन था कितना, आर वेक्टर मेरे पास गिवन है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाय, कैसे, अंडर रूट ऑफ आर एक्स आई कैप का होल स्क्वायर प्लस आर वाई जे कैप का होल स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। सर क्या ये तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल अंडर रूट करना है और जो अंदर वाले टर्म है उनका स्क्वायर कर देना है अलग अलग और उन्हें ऐड कर देना है। हाँ बच्चों, इतना ईजी है। ठीक है, अब मैं इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। सर ये बताओ आई कैप का स्क्वायर और जे कैप का स्क्वायर कहाँ गया। याद करो, आई कैप और जे कैप का स्क्वायर, मैंने यूनिट वेक्टर की आपको क्या डेफिनेशन दी थी, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। तो हमेशा याद रखना, ये पॉइंट भी लिख लो, हमेशा याद रखना, अगर आई कैप का मैग्नीट्यूड पूछे और जे कैप का मैग्नीट्यूड पूछे या फिर के कैप का मैग्नीट्यूड पूछे, इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। समझ में आई, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। मुबारक हो, आपको डेफिनेशन याद हो गई ऐसा लग रहा है। ठीक हो गया भैया, ये तो होगी हमारे पास किसकी बात, मैग्नीट्यूड की बात। मैग्नीट्यूड क्या करता है, साइज को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। हम शो कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड को, ए वेक्टर जैसे शो करते हैं, और कोई भी नॉर्मल वेक्टर हमें दे रखा है आर एक वेक्टर, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, जिसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना भी हमें सिखा दिया। अब एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉर्मल, मैंने कोई भी एक वेक्टर ले लिया प्यारे बच्चों, मान लो मैंने ए वेक्टर इक्वल्स टू ले लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मेरे से पूछा है कि इसमें दो चीज़ निकालनी है, एक निकालनी है ए का यूनिट वेक्टर और एक निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, ये दोनों चीज़ निकालनी है। अब मेरे को बताओ कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बताया था वीडियो में बच्चों, नहीं आती तो वीडियो देखो वेक्टर की, ऐसे मत आ जाना यहाँ। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। यार सर हमें ए वेक्टर गिवन है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाए तो अपन का काम बन जाएगा, हमारा ए यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो।
अब ए का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बेसिकली अंडर रूट ऑफ क्या करना होता है, आई कैप का स्क्वायर करो प्लस जे कैप का स्क्वायर करो प्लस के कैप का स्क्वायर करो। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आई कैप का स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली 1 ही आने वाला है, जे कैप का स्क्वायर करोगे अल्टीमेटली 1 ही आने वाला है, के कैप का स्क्वायर करोगे अल्टीमेटली 1 ही आने वाला है। तो अंडर रूट के अंदर कितना बच गया ये बताओ मेरे को। अंडर रूट के अंदर बच गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये बच गया मेरे पास अंडर रूट के अंदर 3। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो मेरे पास ए का जो यूनिट वेक्टर है वो निकल के आ जाता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट का 3। ये पर सर आप यहाँ पर एक और चीज़ प्रूफ करा दो कि आपने कहा था यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमेशा 1 होता है। यार मैं वो चीज़ यहाँ पर प्रूफ कर दूँ आपको, फिर थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए अगर इसको यूनिट वेक्टर होना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताओ मेरे को, मेरे को बताओ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ये गिवन है आपको, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे बताओ मेरे को। ऐसे निकालोगे, √3 को सबके बेस में ले आऊँ, आई कैप अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस जे कैप अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस के कैप अपॉन √3 का होल स्क्वायर। फिजिक्स है, कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती, हर चीज़ का एक कंसेप्ट होता है। अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है मतलब हर किस कोई भी केस ले लो उसमें यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के 2 3 ऐसा आ गया, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं। ओके, आई कैप का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, आई कैप का स्क्वायर 1 होता है। सर आपने हमें बता दिया था, हमें आ गया है। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो अल्टीमेटली ये कितना बन गया, 1 बन गया। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना प्यारे बच्चों, आपका स्टैंडर्ड काफ़ी बड़ा है, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ, कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, दुनिया में कोई सा भी वेक्टर ले लो, अगर उसका यूनिट वेक्टर 1 नहीं आ रहा है तो यूनिट वेक्टर है ही नहीं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ओके, अब लग रहा है कि वेक्टर अब थोड़ा बहुत आपको आ रहा है, थोड़ा बहुत। एक दो एग्जांपल और प्रैक्टिस करेंगे अपन। मैंने एक और वेक्टर ले रखा है, मान लो मैंने वेक्टर ले रखा है पी वेक्टर इक्वल्स टू ले रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कोई भी वेक्टर ले रहा हूँ मैं अपने मन से। ठीक है, पी वेक्टर का एक तो हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक हो गया, पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकाल देना, फिर अगर किसी को प्रूफ करना हो वो प्रूफ भी कर सकता है। ठीक हो गया, पी वेक्टर का एक बार पॉज करके वीडियो खुद निकालने की कोशिश करना, क्योंकि मैं निकाल दूंगा आपको दे दूंगा, ऐसे आपको क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी यहाँ दे दूंगा, एग्जाम में कौन देगा करके आपको ये सोचो। ठीक है, अब पी वेक्टर का पहले हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाले बिना हम उसका यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते ना प्यारे बच्चों। हमें यूनिट वेक्टर भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर बार बार लिखो डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर लिखो अपनी नोटबुक में से। यूनिट वेक्टर ऑफ पी वेक्टर का अगर हम पी यूनिट वेक्टर निकालें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, पी का वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया, ओके सर। अब हम सर ये बता दो हमें कि अब पी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्योंकि पी वेक्टर तो हमें गिवन है। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना होता है इसमें, अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया। यद्यपि अगर आपको नहीं आ रहा है अभी भी तो ऊपर देखिए आराम से, 2 का स्क्वायर 2i कैप का स्क्वायर प्लस 3j कैप का स्क्वायर प्लस 4k कैप का स्क्वायर। ठीक हो गया, इसका बेस बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है वेक्टरों के साथ खेलना, बहुत ईजी है। ये तो और ईजी चीज़ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, इस वजह से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये कितना बन जाएगा बच्चों, सर ये हमारे पास बन गया आई कैप का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो सर मेरे पास बन गया 4 प्लस 9 और ये बन गया 16। ओके सर, अगर मैंने सॉल्व कर दूं तो मेरे पास पी वेक्टर कितना बन जाएगा, 16 प्लस 9 होता है सर मेरे पास 25, 25 प्लस 4 होता है सर मेरे पास 29। तो ये कितना बन जाएगा सर, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 29। ठीक हो गया, मैंने कहा वेरी गुड हो गया। अब पी वेक्टर इसके यहाँ उसको यहाँ डाल दो, ये आपके पास गिवन है तो यूनिट वेक्टर ऑफ पी निकल के आ जाएगा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूँ यूनिट वेक्टर ऑफ पी निकालो, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं बच्चों। यूनिट वेक्टर ऑफ पी निकालो, पी का यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर कितना दे रखा है मेरे को, पी वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29। अब मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर भी निकाल लो, अगर ये 1 नहीं आ रहा है मतलब सवाल ही गलत था, सवाल ही गलत था। 2i कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 29 का होल स्क्वायर प्लस 3j कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 29 का होल स्क्वायर प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 29 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करके 1 नहीं आ रहा है मतलब मैंने आपको गलत पढ़ाया है।
ठीक है, सीधे बोल रहा हूँ। अगर इसका आंसर वन नहीं आ रहा है मतलब मैंने आपको गलत पढ़ा है। सर ये क्या कह रहे हो सर, इसका आंसर वन तो आएगा ही, आप बिल्कुल पहले से सब तैयारी करके आते हो। नहीं यार, मैंने क्वेश्चन आपको वन से दे रखा है बिल्कुल। कंसेप्ट पे फोकस, अपने कंसेप्ट पे और फिजिक्स पे भरोसा करो। जिस दिन इन दोनों पर भरोसा होने लग गया ना, आप ज़िंदगी में, आप फिजिक्स में कहीं नहीं हार सकते, आप फिजिक्स में कहीं लॉस नहीं करोगे। जिस दिन आपको इन तीनों पर भरोसा हो, अपने कंसेप्ट पे और फिजिक्स पे भरोसा रखो बस, कि मेरे कंसेप्ट सही है, मुझे पढ़ाया सही जा रहा है, और फिजिक्स सही हो सकती है, फिजिक्स कभी गलत नहीं हो सकती। तो ये कितना बन गया अल्टीमेटली, ये बन गया 29/29। तो ये बन गया वन। यहाँ पर प्रूफ भी लिख सकते हो आप। ऐसे खुद करो प्रूफ को, लास्ट तक ले जाओ, प्रूफ करो कि आ रहा ही नहीं आ रहा है या खाली बोल रहा है जो टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, ऐसे ले जाओगे तो ऐसे क्या होगा कि आपको और वो होगा, अंदर से मोटिवेशन आएगी कि हाँ मैं सही पढ़ रहा हूँ और मेरे को चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रूफ भी होना शुरू हो रही हैं। ठीक हो गया। अब बात शुरू करते हैं। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर शुरू करा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बस इतना ही था। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस आपको इतना ही काम करना होता है और कुछ भी नहीं होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इतना ही था। आप कोई सोच रहे हो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इतना ही छोटा टॉपिक था और बहुत आसान टॉपिक भी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर लाइन खींच दूँ। अब हम शुरू करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कोई नाइन्थ का बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं कहूँगा, आपके लिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है आगे। हाँ, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर नहीं छोड़ सकते आप, ये मत कह देना सर आपने कहा था वीडियो छोड़ देना। वीडियो छोड़ देना नहीं कहा मैंने कहा डायरेक्शन कोसाइंस छोड़ सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपको कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जगह जगह पे यूज़ होता है, कदम कदम पे यूज़ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और अच्छे से कहूँ तो कदम कदम पे यूज़ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोई भी वेलोसिटी दी होगी, एक्सेलरेशन दिया होगा वेक्टर के टर्म में, उससे सीधे बोलेगा इसको लास्ट में आंसर हमें वेक्टर में नहीं चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड में आंसर बताओ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। और मैग्नीट्यूड में एक छोटा सा पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऐड कर लो यार नोट्स में अपने। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते भी रहना, लिखते लिखते याद होगा जल्दी। मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमसे कहते थे घर वाले कि यार बोल बोल के लिखो, बोलो बोलो जितना हो सकता है बोलो चीज़ों को, उतनी जल्दी याद होंगी। मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो मेरे साथ साथ बोलना, जो जैसे 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 मैं बोलते रहा हूँ, इससे आपको क्या होंगी, चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। और जब चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी तो खटाखट क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपसे। ठीक हो गया, मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। ओके सर, अब थोड़ी बात कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। डायरेक्शन कोसाइंस अगेन क्या होता है पहले डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर हेडिंग बना के लिख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ओके बच्चों, हेडिंग डाल लो अच्छे से, इसको बिल्कुल तहे दिल से अच्छे से रिवाइज करते रहना। डायरेक्शन कोसाइंस भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन भी कराएंगे हम डायरेक्शन कोसाइंस के। ज़्यादा कोई कठिन टॉपिक नहीं है डायरेक्शन कोसाइंस, बिल्कुल खाली नाम है इसका, लग रहा होगा कि आपको डायरेक्शन कोसाइन क्या है। डायरेक्शन कोसाइन में डायरेक्शन तो समझ में आ गया सर, किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोसाइन क्या है भाई, कोसाइन मैंने आपको बताया था, कोसाइन क्या है, अल्टीमेटली कॉस ही है। जैसे हम साइन का पूरा नाम क्या होता है, SINE। टेंजेंट, टेन का क्या होता है, टेंजेंट, इसको हम टेंजेंट को टेन लिखते हैं, SINE को साइन लिखते हैं, कोसाइन को वैसे क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। तो कोसाइन बेसिकली मतलब कॉस ही होता है। अब डायरेक्शन कोसाइंस की थोड़ी सी अंग्रेजी में डेफिनेशन ले लो। डायरेक्शन कोसाइंस आर द सेट ऑफ कोसाइंस विच गिव द एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट एक्सेसेस। समझ में आया, नहीं आया तो पहले डेफिनेशन लिख लो। डायरेक्शन कोसाइंस वो कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस या फिर वो सेट ऑफ कोसाइंस होते हैं बेसिकली जो हमें एंगल देता है किसी भी वेक्टर के बीच में और कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में। याद रखना हमेशा, डायरेक्शन कोसाइंस आर द सेट ऑफ कोसाइंस। डायग्राम बना के बनाऊंगा तब ज़्यादा बेहतर लगेगा। डायरेक्शन कोसाइंस, बोलते रहो तभी याद होगा। डायरेक्शन कोसाइंस आर द सेट ऑफ कोसाइंस, तभी याद होगा। डेफिनेशन याद होनी चाहिए तभी कंसेप्ट आएगा। डायरेक्शन कोसाइंस आर द सेट ऑफ कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस आर द सेट ऑफ कोसाइंस विच गिव्स द एंगल, विच गिव्स द एंगल बिटवीन, which gives the angle between, which gives the angle between a vector and the coordinate axes, a vector and the coordinate axes, and the coordinate axes, okay, and the coordinate axes। ओके सर, समझ में आ गया मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस
क्या हो रहा है मोटे मोटे तौर पर सर कि साइन कोसाइन कोसाइन का बेसिक कॉस एंगल का बेसिकली सेट है जो हमें एंगल दे रहा है किस किस के बीच में, किसी भी एक वेक्टर के बीच में और कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में। कोऑर्डिनेट एक्सेस कौन कौन सी हुई अगर पूछूं आपसे, सर एक्स एक्सेस हुई जिसकी यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन आई कैप होती है, वाई एक्सेस यानी जे कैप, जेड एक्सेस यानी के कैप। ठीक हो गया, जेड एक्सेस भी तो बताई थी मैंने, जेड एक्सेस भी होती है ना हमारे पास एक प्यारे बच्चों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके ग्राफ के बारे में। ओके, हाँ, यहाँ पर बना देते हैं इसका ग्राफ। ये है मेरे पास एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप डायरेक्शन, ये है मेरे पास वाई एक्सिस यानी कि जे कैप डायरेक्शन, ये है हमारे पास जेड एक्सिस यानी कि के कैप डायरेक्शन। जेड एक्सिस देख के आधे बच्चों की आत्माएं बाहर आ जाती हैं, यार ये क्या है, जेड एक्सिस क्या है, बिल्कुल हमने तो नहीं पढ़ा अभी तक जेड एक्सिस क्या है। जैसे एक्स और वाई एक्सिस होती है वैसे जेड एक्सिस भी होती है। अर्थ में क्या होता है, 3D प्लेन सिस्टम तो होता है यार, अर्थ में आपने 2D और 3D सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, किसी का शेप 2D होता है, जैसे सर्कल हो गया 2D हो गया, और स्फीयर ऑब्जेक्ट है 3D है। स्फीयर ऑब्जेक्ट 3D है तो उससे आप क्या समझते हो बेसिकली यार, वो तीनों एक्सेस में डिफाइंड होता है। एक किसी भी स्फीयर की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ ना, थोड़ा सा बता रहा हूँ, टॉपिक से हट रहा हूँ जानता हूँ, पर थोड़ा सा आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे कोई पूछे यार कि सर्कल क्या है, सर्कल एक 2D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन ये रहती है, क्या रहती है पता है सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर जो होता है वो सर्कल का रेडियस रहता है, इसीलिए सर्कल किस किस में डिफाइंड है, सर्कल इज ऑलवेज डिफाइंड और 2D, समझे, सर्कल किस में डिफाइंड है, 2D में डिफाइंड है। और वहीं अगर कोई पूछे सर स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, फिर आप बोलो 3D में डिफाइंड है। स्फीयर की इक्वेशन ये होती है मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर ये कहाँ से आई, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको बताना ज़रूरी नहीं है। बस याद रख सकते हो, फ्री की नॉलेज है, लेनी है तो लो वरना बाद में पढ़ोगे। ठीक हो गया, ओके। अब थोड़ी डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं, एक बार और डेफिनेशन टैली कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आर द सेट ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली उन कोसाइन का सेट्स होता है कि जो हमें क्या देते हैं, एंगल देते हैं। किस किस के बीच में एंगल देते हैं, कोई भी एक वेक्टर होगा और कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगी। तो कोई भी एक वेक्टर मैं ले लेता हूँ, बिल्कुल सर ले लो यार, आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई भी एक वेक्टर मैंने ले लिया, मान लो ये वेक्टर ले लिया मैंने, आर वेक्टर ले लिया मैंने, आर वेक्टर, ओके सर, आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेसिकली ये आर, और ये आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मतलब ये एक्स डिस्टेंस इसकी एक्स एक्सिस से होगी सर, वाई डिस्टेंस इसकी वाई एक्सिस से होने वाली है, और जेड डिस्टेंस इसकी जेड एक्सिस से होने वाली है। सर ये भी हमें समझ में आ गया, ये तो बहुत ईजी ईजी चीज़ें हैं, ये क्या बता रहे हो आप, ओके। अब थोड़ा और बताते हैं फिर आपको, ये डिस्टेंस वाई होगी सर, ये भी आता है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है वह। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको मैं थोड़ा सा सीधे बनाने की कोशिश कर देता हूँ, ताकि आपको बाद में नोट्स में तो कोई भी दिक्कत ना आए। ओके सर, ये वाई है, ये एक्स हो गया, और ये देखो इसके भी और इसके बीच में एंगल मान लिया मैंने, कितना है, अल्फ़ा मान लूँ, ये अल्फ़ा होता है एंगल, इसके और इसके बीच में एंगल होता है बीटा, और जेड एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एंगल होता है गामा। अब वो एंगल गामा कैसे होता है, ये देखो, ये जो मेरे पास आर वेक्टर था, ये आर वेक्टर को मैं बिल्कुल इसके पैरेलल उठा के यहाँ पर ला सकता हूँ। ध्यान से देखो, ध्यान से, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, इरेजर काम कर गया। ये देखो, ये आर वेक्टर को बिल्कुल वैसे उठा के ला रहा हूँ, इसके और इसके बीच में अभी भी एंगल अल्फा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस और आर वेक्टर के बीच में अभी भी एंगल अल्फा है, तो ज़्यादा हल्ला मत करना कि सर आप इसको उठा के यहाँ कैसे ले आए, भैया एंगल ही चेंज नहीं हुआ, पैरेलल वेक्टर उठा के वहाँ रख दिया, वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट तो मेरे को मंजूर है, बिल्कुल मिरर इमेज एक तरीके से कर दी इसकी। जो आर वेक्टर था मिरर इमेज मैंने जेड एक्सिस में बना दी, और जेड एक्सिस और कोऑर्डिनेट इसके बीच में वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो मेरे पास होता है गामा। तो मेरे पास बेसिकली 3 डायरेक्शन को साइंस होती हैं, ठीक है। मेरे पास बेसिकली कितनी डायरेक्शन को साइंस होती है बच्चों, 3 डायरेक्शन को साइंस होती हैं। सर कौन कौन सी होती हैं, एक कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। डायरेक्शन को साइंस कौन कौन सी होती हैं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। सर समझ में तो आ रहा है आपका पढ़ा हुआ डायरेक्शन को साइंस, बिल्कुल आएगा, बस जुड़े रहो, डटे रहो, हार मानना नहीं है, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप वाली मोटिवेशन जिस बच्चे के पास है वो बच्चा कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। नेवर गिव अप हर बंदे के अंदर होना चाहिए। डायरेक्शन को साइंस 3 तरीके की होती है। पहली होती है कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, एक्स एक्सिस के और कोऑर्डिनेट एक्सिस के, एक्स एक्सिस के बीच में एंगल और वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। कॉस गामा क्या होता है, सर कॉस गामा होता है वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच में एंगल, सॉरी वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच में एंगल। और कॉस बीटा क्या होता है सर, इट इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वाई एक्सिस, ठीक हो गया। अल्फ़ा क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं यार, एंगल बिटवीन, लिखने में कोई बुराई नहीं है, याद हो जाएगा, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड
एक्स एक्सिस एंड आर वेक्टर। ओके सर, कॉस कॉस गामा क्या होता है? एंगल बिटवीन वाई, एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड आर वेक्टर। ओके सर, ये भी आ गया हमें। कॉस बीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन, लिखते रहो बस, अब आपको आ रही हैं चीज़ें। एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड आर वेक्टर। ठीक हो गया सर, ये हमें तीनों अच्छे से समझ में आ गए। बहुत बढ़िया कर दिया आपने, बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकाई आपने, बिल्कुल अलग अलग करके समझा दिया। ये तीन डायरेक्शन कोसाइन होती है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अल्फा किसके बीच में एंगल होता है? एक्स एक्सिस और आर वेक्टर। गामा किसके बीच में होता है? जेड एक्सिस और आर वेक्टर। बीटा किसके बीच में होता है? वाई एक्सिस और आर वेक्टर। सर बहुत बढ़िया, मेरे को तो समझ में आ रही हैं चीज़ें। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, वेल डन। और क्या कह सकता हूँ? वेल डन तो कह ही सकता हूँ। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि मैं यहाँ से आर को ऐसे लिख सकता हूँ मैं? अगर मैंने आर को ऐसे लिख दिया, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। यार आर का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आर एक्स आई कैप, आर का वाई एक्सिस में आर जेड जे कैप, आर का जेड एक्सिस में आर जेड के कैप। ओके, ये मेरे पास क्या था? बेसिकली ये मेरे पास होता है ओरिजिन। ठीक हो गया, ओरिजिन। ठीक है, अब कोई तुमसे बोले कि मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाल के दो, सीधे सीधे, नो बकवास, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाल के दो, तो आप कहोगे सर मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ आर भी आता है। मैं कहूँगा अच्छा आता है तो बताओ कितना होता है? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड सर 1 हो जाता है। आपने बताया था यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। ऐसे रिवाइज करते रहोगे चीज़ों को, जहाँ जहाँ पर आ रही है वहाँ पर डेफिनेशन बोलते रहो, रिवीजन होते रहेगा, तो वहाँ पर याद आते रहेंगी, खटकते रहेगा कि सर ने ये पढ़ाया था, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है। ठीक हो गया, अब आर वेक्टर आ गया आपका। अब क्या करते हैं अपन ना, बेसिकली अब अपन वैल्यू निकालना शुरू करते हैं, किसकी? कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। कॉस अल्फा वाले ट्राइंगल में देखना शुरू करते हैं। कॉस अल्फा कितना होता है? पी बी परपेंड बेस अपॉन एच एच हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके मेरे बच्चों, प्यारे वाले बच्चों, बेस कितना है? बेस है सर इसका आर एक्स। यार इसका बेस कितना होगा? आर एक्स। वैसे ही इस ट्राइंगल में इसके लिए बेस कितना होगा? आर वाई। और इस ट्राइंगल में इसके लिए बेस कितना होगा? ये होगा सर आर जेड। ठीक हो गया, ओके, गुड हो गया सर, ये तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारे पास बेस होगा तो वो कितना होगा? आर एक्स। और हाइपोटेनियस तो हमेशा सबके लिए सेम ही है। हाइपोटेनियस कितनी है? आर, और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। सेम ऐसी खुद अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ, मैं बार बार स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ। कॉस बीटा कितना होगा? कॉस बीटा आर एक्स की जगह आर वाई आ जाएगा, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहने वाली है सर। हाइपोटेनियस तो ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो कभी नहीं बदल सकती, भले ही बेस और परपेंडिकुलर बदल सकते हैं, वो नहीं बदल सकती। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अब ऐसी कॉस गामा भी निकालो। सर वो जेड एक्सिस में कुछ नहीं है, जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। आर जेड लिखना है, अपॉन क्या लिख देना है? अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर। वैसे ही ट्राइंगल उसमें ही बनाना, सेम कंसेप्ट लगाना, हो जाएगा आर जेड स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों को ऐड करके वैल्यू निकालो। सर यार क्या करा रहे हो यार आप? इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन? बड़ी नहीं है, इजी कैलकुलेशन है। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा करोगे तो वो आ जाएगा आर वाई स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, प्लस कॉस जेड करोगे तो वो आ जाएगा आर जेड स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। कॉन्फिडेंस हाई रखना अपना हमेशा, ठीक है? कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए पढ़ाई करते समय। अभी इसको पूरी वैल्यू निकालोगे तो एलसीएम एलसीएम लेके ये बन जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन, सर ये तो कट रहा है मेरे हिसाब से। अगर कट रहा है तो आपका उत्तर सही है, और अगर वैल्यू 1 आ रही है तो बधाई हो, आपने अच्छी कैलकुलेशन करी है। ये कट के वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमेशा याद रखना, तीनों डायरेक्शन को साइंस का अगर स्क्वायर करके ऐड करा जाए तो उनकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। कॉस अल्फा वैल्यू कितनी होती है? आर एक्स अपॉन आर वेक्टर। कॉस बीटा होता है आर वाई अपॉन आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। कॉस गामा कितना होता है? आर जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सर ये तो हमें डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता था? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? बेसिकली सेट ऑफ कोसाइंस होते हैं जो हमें क्या देते हैं? एंगल देते हैं। किस किस के बीच में एंगल देते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक हो गया सर, एक इसका क्वेश्चन करा दो ताकि हमें कंसेप्ट चमक जाए।
ठीक है, चमकाने के लिए कंसेप्ट को एक क्वेश्चन करा देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, लास्ट एग्जाम्पल रखते हैं इसको, क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि बच्चे पागल हो जाएंगे, ये क्या करा रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, हमें इस ए वेक्टर के क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायग्राम बना के बताऊँ बिल्कुल अच्छे से, कंसेप्चुअल। ठीक है, डायग्राम आप अपनी कॉपी में खुद ट्राई करना, वही डायग्राम बनेगा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक हो गया। मान लो ये मेरे पास वेक्टर था, कौन सा, ए वेक्टर था। ठीक हो गया। ये मेरे पास कौन सा वेक्टर था, ए वेक्टर था। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक्स का कोएफिशिएंट भी वन है, वाई का कोएफिशिएंट भी वन है, जेड का कोएफिशिएंट भी वन है, मतलब तीनों 1,1,1 दे रखे हैं। यहाँ पर तीनों कितने दे रखे हैं, 1,1,1। अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, क्या मैग्नीट्यूड ऐसा आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या मेरे पास मैग्नीट्यूड बच्चों इतना निकल के आ गया, √3। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब ये इसका आर एक्स में कंपोनेंट किसका है, इसका बेसिकली वन ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस वन है, वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस वन है, जेड एक्सिस में भी डिस्टेंस वन है। तो आर एक्स इक्वल्स टू आर वाई इक्वल्स टू आर जेड, कोई अगर आपसे पूछे तो कितनी रहेगी इसकी, वन रहेगी। आर एक्स इक्वल्स टू आर वाई इक्वल्स टू आर जेड इक्वल्स टू कितनी रहेगी, वन रहेगी। तो अगर आप इसका कॉस अल्फा निकालोगे तो कॉस अल्फा होता है मेरे पास आर एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सर ये तो हमारा आ गया अब, सर ये तो आ गया हमें, सर ये आ गया, सर ये हमें आ गया, आपने हमें अच्छा पढ़ा दिया, ये आ गया आर एक्स। अब ये कि कॉस बीटा कितना होगा, आर वाई अपॉन आर। सर बस अब आ गया, अब मत करो सर, अब आ गया। नहीं मैं तो पूरा करूँगा ऐसे, आपको आ गया तो आप मेरे से पहले करके दिखाना अपनी नोटबुक में। कॉस गामा कितना हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा मेरे पास आर जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सर अब तो आ गया, अब आ गया 1/√3। अब इन तीनों का स्क्वायर करके वन भी निकाल दो यार, अल्टीमेटली वन भी तो आना चाहिए। चीज़ें प्रूफ करना सीखो, चीज़ें प्रूफ करना सीखो। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू वन आनी चाहिए भैया, वरना सवाल गलत है। मतलब 1/√3 का स्क्वायर। सर अब आ गया, मत करो, वन दिख रहा है वो मेरे को, दिख तो रहा है, कैलकुलेशन तो फिर भी करनी पड़ेगी ना भाई। 1/√3 तो कितना आ गया अल्टीमेटली, वन आ गया ना, प्रूफ भी हो गया, सॉर्ट आउट हो गया चीज़ें। डायरेक्शन कोसाइंस की समझ भी आ गई भैया, और ये भी समझ में आ गया कि हाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन होता है हमारे पास। अल्फा किसके बीच में एंगल होता है, बीटा किसके बीच में एंगल होता है, गामा किसके बीच में एंगल होता है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और तो आज की वीडियो में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कवर करा, और हमने कवर करा कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एक वेक्टर गिवन होगा, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। बच्चे सोचते हैं यार ये क्या आ गया यार, इतना भयंकर क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइंस जन्म सुना जन्म सुना। अब तो सुन लिया, कुछ नहीं होता डायरेक्शन कोसाइंस भाई, इतनी छोटी सी चीज़ होती है डायरेक्शन कोसाइंस। डेफिनेशन याद रखना, फॉर्मूले याद रखना, हो जाएगा। बहुत ईजी चीज़ें होती हैं, मेहनत करते रहना। और नॉन नेवर गिव अप का कंसेप्ट मत भूलना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेवर गिव अप का, कि कई बच्चे गिव अप कर देते हैं यार इतनी भयंकर चीज़ पढ़ा रहा है, भयंकर नहीं है, आगे जब पढ़नी होगी तब वो भयंकर नहीं होगी, आगे भी तो हैंडल करना ही है आपको चीज़ें। ये तो बहुत छोटा प्रेशर होता है यार 12th लेवल के बच्चों तक का। असली प्रेशर ज़िंदगी में तो आगे शुरू होता है 12th के बाद। 12th लेवल का बहुत कम प्रेशर होता है, बिल्कुल अपना मस्त पढ़ाई करो, अपना काम करो, और अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुँचो, अपनी एकेडमिक्स में अच्छी अच्छी सक्सेस आप प्राप्त करते रहो। तो आज की वीडियो में इतना ही था यार, होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आपकी एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनको भी कोई अच्छा टीचर अगर खोज रहे हो पढ़ाने के लिए, तो मेरी वीडियो अगर उनको हेल्प कर पाए तो मैं आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पा रहा हूँ और आपको कुछ कंसेप्ट सिखा पा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं यार गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, मेरे पास पॉजिटिव इंपैक्ट आता है आपके कमेंट से। बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए मेरे चैनल में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था यार। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स।